तो बच्चों, आज मैं आपको पहला लेक्चर रिलेशन एंड फंक्शन पे देने वाला हूं। तो रिलेशन एंड फंक्शन ये क्लास 12th का टॉपिक है, लेकिन क्लास 11th में भी आपने कुछ ना कुछ पढ़ा है। तो रिलेशन एंड फंक्शन पढ़ने के पहले हम लोग क्लास 11th का कुछ टॉपिक डिस्कस करेंगे, क्योंकि अगर आप बेस नहीं समझ पा रहे हो तो 12th की चीज़ें आप नहीं समझ। तो चलिए हम लोग 11th का कुछ बेसिक डिस्कस कर लेते हैं कि रिलेशन होता कहाँ है, कैसे रिलेशन बना। इन अगर सब हम लोग हर एक चीज़ों को प्रॉपर समझ लेते हैं तो आपको रिलेशन समझने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो हम लोग ये समझने जा रहे हैं कि रिलेशन आखिर होता क्या है। ओके, आखिर रिलेशन कहाँ से आया, कैसे बना रिलेशन, इन सारी चीज़ें को हम लोग आपस में डिस्कस करेंगे। तो रिलेशन की शुरुआत बेटा अपने घर से ही होती है। अगर आप ध्यान रखें कि आप हैं, आपके परिवार भी होंगे, तो परिवार में जितने भी सदस्य होंगे तो आपका कुछ ना कुछ उनसे रिलेशन होगा। ओके, तो बेटा ये देखिए, ये हम मान लेते हैं ये आप हैं, ये आपके घर के सदस्य हैं। ओके, तो आपका एक्स से रिलेशन होगा, जितने भी आपके यहाँ सदस्य हैं तो सभी का कुछ ना कुछ रिलेशन होगा ही प्रॉपर। आपके ये घर के सदस्य हैं तो आपका कुछ ना कुछ रिलेशन इन सदस्य से है। ठीक है, ये मान लीजिए आपके पापा हैं, ये मान लीजिए आपके ग्रैंडपा हैं, और ये मान लीजिए आपका ब्रदर है, भाई है। आप ए हैं, आपका संबंध एक्स से है। क्यों? एक्स आपके पापा हैं तो आपका संबंध एक्स से किसका है? आपका संबंध एक्स से पापा का है। एक्स आपका क्या है? फादर हैं। ए का आपसे वाई का संबंध किसका है? आपके लिए वाई क्या है? ग्रैंडफादर हैं। आपका संबंध जेड से है, मतलब यदि आप ए हैं तो आपका जेड से क्या संबंध है कि जेड जो है आपके ब्रदर हैं। अगर हम बेटा एक्स ए कर दें, एक्स का संबंध ए से क्या है? तो एक्स आपके लिए फादर थे, तो एक्स आप जो थे एक्स के लिए क्या होंगे? आप जो हैं एक्स के लिए क्या होंगे बताइए? या एक्स जो हैं आपके पिता जो हैं आपके क्या लगेंगे? सन का रिलेशन है ना? पिता और पुत्र, यहाँ ये क्या है? ये एक्स कह सकते हैं कि ये जो है हमारा सन है। वाई ए में देखिए नाती का रिलेशन है, वाई कहेंगे कि ये हमारा क्या है? नाती है। ओके, जेड ए, जेड भी कह सकता है कि ये हमारा भाई है। ये आप बातों को समझते चलिएगा। अगर अब हम इन दोनों की बात करें, यहाँ फादर और सन का रिलेशन है, यहाँ ग्रैंडफादर और नाती का रिलेशन है, यहाँ ब्रदर ब्रदर का रिलेशन है। तो बच्चों, जो रिलेशन की शुरुआत होती है वो हमारे घर से ही होती है, और प्राय ये देख रहे हो कि एक का संबंध एक्स से भी है, एक का वाई से भी है, एक का जेड से भी है। तो आप हर एक को देख रहे हो कि रिलेशन बताने के लिए जनरली दो लोगों की ही जरूरत पड़ती है। हर एक जगह आप देख रहे हो कि रिलेशन अगर आप बता रहे हो तो रिलेशन बताने के लिए केवल दो लोगों की ही आवश्यकता पड़ती है।
ओके। और ये भी आप देख रहे हो कि ए का रिलेशन एक्स से है, ए का रिलेशन वाई से है और ए का रिलेशन जेड से है। तो ये भी क्लियर है कि एक व्यक्ति का कईयों से रिलेशन हो सकता है, कई सारे लोगों से रिलेशन हो सकता है। जैसे यदि हम आपको ही लेके चलते हैं तो आपके कोई घर में फादर हों, कोई आपके ग्रैंडफादर हैं, कोई कजन हैं, कोई सिस्टर हैं, कोई बुआ होंगी, कोई फूफा जी होंगे, ठीक है, कोई दादाजी होंगे। तो जब हम रिलेशन का संबंध अपने घर से ही देखते हैं तो रिलेशन जो होता है बेटा वो दो लोगों के बीच में एक संबंध बताता है, ठीक है। जैसे ए और एक्स के बीच में यहाँ रिलेशन हम देख रहे हैं पिता पुत्र का है, ए और वाई के बीच में हम रिलेशन देख रहे हैं ग्रैंडफादर और नेफ्यू का है, या ग्रैंडफादर और नाती का है, ठीक है। और ए और जेड के बीच में बच्चों हम लोग रिलेशन देख रहे हैं कि ब्रदर ब्रदर का है। तो इसी प्रकार से बच्चों नंबर सिस्टम में भी प्रायः रिलेशन देखा जाता है। अगर हम आपको कुछ और एग्जांपल लेके बताना चाहें तो और देखिएगा, जैसे हम दैनिक जीवन में अपने ये भी देखा करते हैं। अगर हम ये कहें बेटा कि इन दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, तो बेटा दिल्ली और इंडिया के बीच में किसका रिलेशन है? कैपिटल का, कि दिल्ली जो है इंडिया का। तो हम इसको बेटा ऐसे भी लिख सकते हैं, दिल्ली और इंडिया का आपस में रिलेशन है, इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। दिल्ली क्या है यहाँ? दिल्ली द कैपिटल ऑफ इंडिया, तो दिल्ली और इंडिया में किसका रिलेशन है? कैपिटल का। इसी तरीके से बच्चों अगर हम ये लिख दें श्रीमती इंदिरा गांधी, श्रीमती इंदिरा गांधी, एक तो मैंने आपको ये एग्जांपल बता दिया है, एक अब ये बताने जा रहे हैं। श्रीमती इंदिरा गांधी was the daughter of पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो बेटा हम अगर इंदिरा गांधी और जवाहरलाल नेहरू के बीच में रिलेशन बताना चाहें तो किसका रिलेशन है? डॉटर का। तो इंदिरा गांधी और पंडित जवाहरलाल नेहरू के बीच में किसका रिलेशन है बेटा? डॉटर का। और बेटा जैसे हम एक और आपको एग्जांपल देना चाहें, 10 डिवाइड्स 2, सॉरी 10 इज डिविजिबल बाई 2, ये आप लिखिए 10 इज डिविजिबल बाई 2, 10 इज डिविजिबल बाई 2। 10 जो है बेटा 2 से डिविजिबल हो रहा है, मीन्स 10 डिवाइड्स 2। तो 10 और 2 के बीच में किसका रिलेशन है बेटा? यहाँ पे डिविजिबिलिटी का रिलेशन है कि जो 2 है 10 को डिवाइड कर रहा है। तो इसी प्रकार से बेटा हमारे नंबर सिस्टम में भी, मैथमेटिक्स में भी रिलेशन देखने को मिलता है। लेकिन आप एक बात सीधा ये ध्यान रखा करेंगे, जो रिलेशन होता है जनरली 2 एलिमेंट्स के बीच में ही बताया जाता है। फिर मैं बात कर रहा हूँ जनरली 2 एलिमेंट्स के बीच में ही बताया जाता है। फिर हम और आगे पढ़ेंगे कि खुद के बीच में भी रिलेशन हो सकता है, दो के बीच में भी रिलेशन हो सकता है, तो वो अलग बात हुई। लेकिन जनरली आप क्या ध्यान रखेंगे कि रिलेशन जो होता है केवल 2 एलिमेंट्स या 2 व्यक्तियों के बीच में ही डिफाइन किया जाता है। ओके ओके। इसके बाद बच्चों बात ये आती है कि रिलेशन का शुरुआत कहाँ से होता है मैथमेटिक्स के कॉन्सेप्ट में। ये तो हमने अपने दैनिक जीवन में देखा कि रिलेशन होता क्या है, किस प्रकार से हमारे फैमिली में आपस में रिलेशन होता है, किस प्रकार से हम लोग नंबर सिस्टम में भी रिलेशन देखते हैं। अब बच्चों हमारा मोटिव ये है कि मैथमेटिक्स के सेंस में हम रिलेशन को कैसे डिफाइन करेंगे। तो कुछ हम बेटा आपको चूंकि रिलेशन को समझाना है और उसको समझने के लिए आपको पिछली क्लासेस में जाना पड़ेगा, तो कुछ मैं बेसिक आपको बताने जा रहा हूं। तो जो रिलेशन की स्टार्टिंग होती है वो होती है ऑर्डर्ड पेयर से।
ऑर्डर्ड पेयर। अब बेटा ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है, तो जनरली हम लोग बात कर लेते हैं। मान लीजिए आपके पास x और y कोई दो नंबर है, x और y कोई दो नंबर है। x जो है पहला नंबर है, y जो है दूसरा नंबर है। तो इस पेयर को ही, एक्स वाई को ही हम ऑर्डर्ड पेयर के नाम से जानते हैं। यही कहलाता है ऑर्डर्ड पेयर। हिंदी में बोला जाता है क्रमित युग्म। तो ऑर्डर्ड पेयर को जैसे बेटा कहीं लिखा है 2 3, ये कोऑर्डिनेट भी आपने 10th में पढ़ा है, लेकिन अब हम लोग इसको यहाँ क्या कहेंगे, 11th स्टैंडर्ड से ये ऑर्डर्ड पेयर कहा जाता है। 10th में भी बच्चों एक जगह दिया हुआ है कि इसको ऑर्डर्ड पेयर के नाम से भी जाना जाता है। एक्स वाई तो हो ही गया, एक्स माइनस वाई, एक्स प्लस वाई, ये भी एक ऑर्डर्ड पेयर है। ये हमारा एक्स माइनस वाई फर्स्ट नंबर हो गया और एक्स प्लस वाई सेकंड नंबर हो गया। तो कहने का मतलब ये है कि आप कोई दो नंबर ले लीजिए, इसमें इनका जो ऑर्डर है वो एक निश्चित होता है। x जो है आपका पहला नंबर का एलिमेंट हो जाता है और y दूसरे नंबर का एलिमेंट हो जाता है। तो x y इस पेयर को ही बेटा हम ऑर्डर्ड पेयर के नाम से जानते हैं। ओके, सो राइट डाउन व्हाट इज ऑर्डर्ड पेयर। लेट x एंड y are any two elements where x is the first element and y is the second element, then a pair x y is are known as, yeah, then a pair x y is known as ordered pair. ऑर्डर्ड पेयर। एग्जाम्पल अगर आप देखना चाहें, बच्चों कहीं लिखा है a कामा b, ये भी ऑर्डर्ड पेयर है। कहीं लिखा है x माइनस वाई और x प्लस वाई स्मॉल ब्रैकेट में रखा हुआ है, तो ये भी ऑर्डर्ड पेयर है। कहीं लिखा है बेटा 2 3, ये भी ऑर्डर्ड पेयर है। कहीं लिखा है बेटा अल्फा बीटा, ये भी एक आपको ऑर्डर्ड पेयर रिप्रेजेंट कर रहा है। ETC। तो ऑर्डर्ड पेयर बेटा सिंपल सा है, कोई भी अगर आप दो नंबर ले लेते हो, पहला वाला नंबर फर्स्ट एलिमेंट रिप्रेजेंट करता है, दूसरा वाला नंबर सेकंड एलिमेंट रिप्रेजेंट करता है, तो इस पेयर को ही अपन ऑर्डर्ड पेयर के नाम से जानते हैं। इसके बाद बेटा आता है इक्वल ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर के बारे में तो आपने जाना है। इसके बाद क्या आता है, इक्वल ऑर्डर्ड पेयर। अब इक्वल ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है, या फिर कोई भी दो ऑर्डर्ड पेयर इक्वल कब होते हैं। तो अब हमारे जो नेक्स्ट हेडिंग है, इक्वल ऑर्डर्ड पेयर्स। कोई भी दो ऑर्डर्ड पेयर इक्वल कब होते हैं, तो इनको भी जानना आपको बहुत जरूरी है, क्योंकि कंपटीशन या जनरली क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाते हैं कि कहीं भी दो ऑर्डर्ड पेयर है तो आपको उसमें से किसी एक की या अननोन क्वांटिटीज की वैल्यू बतानी रहती है। तो बच्चों हम दो ऑर्डर्ड पेयर ले लेते हैं। लेट x1 y1 and x2 y2 are two ordered pair
ordered pairs, they are equal if, देखिए बेटा कोई भी दो ऑर्डर्ड पेयर आपस में इक्वल कब होते हैं, तो हम लोग थोड़ा बगल में बात कर लेते हैं। मान लीजिए बेटा कोई भी दो ऑर्डर्ड पेयर है x1 y1, ये बेटा x2 y2 के बराबर है। ये ऑर्डर्ड पेयर यदि इक्वल हैं तो इनका पहला एलिमेंट पहले के बराबर हो जाएगा और दूसरा एलिमेंट दूसरे के बराबर हो जाएगा, और हम लिखते हैं इफ एंड ओनली इफ x1 इक्वल टू x2 कामा y1 इक्वल टू y2। तो कहने का मतलब क्या होता है बेटा, यदि कोई भी दो ऑर्डर्ड पेयर इक्वल हैं तो उसमें से पहला एलिमेंट पहले के बराबर हो जाता है और दूसरा एलिमेंट दूसरे के बराबर हो जाता है। ओके, तो सो राइट डाउन इक्वल ऑर्डर्ड पेयर की आप कंडीशन नोट कर लीजिए। इफ दे आर इक्वल, इफ x1 y1 इक्वल टू x2 y2, इफ एंड ओनली इफ, ये बेटा साइन क्या कहलाता है, इफ एंड ओनली इफ। जिनसे ना आता होगा वो नोट कर लेंगे, इस साइन को पढ़ते हैं इफ एंड ओनली इफ या फिर इफ। ठीक है बेटा, इक्वल ऑर्डर पेयर जो लिखा, तो ये कब इक्वल होंगे, जब पहला एलिमेंट पहले के बराबर हो जाएगा और दूसरा एलिमेंट दूसरे के बराबर हो जाएगा। बेटा इफ एंड ओनली इफ का मतलब ये है कि कहीं भी अगर दो ऑर्डर्ड पेयर इक्वल हैं तो हम लिख सकते हैं कि पहला एलिमेंट पहले के बराबर कामा दूसरा एलिमेंट दूसरे के बराबर। या फिर बेटा कहीं इस प्रकार से लिखा है कि x1 इक्वल टू x2 कामा y1 इक्वल टू y2, अगर हमको ऑर्डर्ड पेयर के सेंस में लिखना है तो हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं x1 y1 इक्वल टू x2 y2। ओके, मतलब हम इधर से इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं और इस फॉर्म में कहीं लिखा है तो इसको इस फॉर्म में भी लिखा जा सकता है। ये तो क्लियर हो गया होगा सभी को। फिर इसके बाद बच्चों इसी में कुछ ऑर्डर्ड पेयर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस होते हैं, आपको मैं कुछ एग्जांपल करवा देता हूं कि आपको कहीं भी डाउट ना क्रिएट हो। एग्जांपल, मान लीजिए बेटा कहीं लिखा है एक्स वाई इक्वल टू 2 3 और आपसे पूछा जाता है कि एक्स और वाई की वैल्यू निकालिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। तो क्या करेंगे, अभी आपको मैंने इक्वल ऑर्डर्ड पेयर की परिभाषा बताया है कि यदि कोई भी दो ऑर्डर्ड पेयर इक्वल है तो पहला एलिमेंट जो है तुरंत पहले के बराबर हो जाएगा, दूसरा एलिमेंट जो है दूसरे के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब तो आपसे बन जाएगा x की वैल्यू 2 हो जाएगी और y की वैल्यू 3 हो जाएगी। ओके, तो इक्वल ऑर्डर्ड पेयर से रिलेटेड कुछ हम और क्वेश्चन देखते हैं जो आपको समझना है। सो x1 इक्वल टू क्या हुआ था बेटा 2 और y इक्वल टू वैल्यू आपको मिल गई थी 3। कहां से ये मिली थी, बाय द डिफिनीशन ऑफ इक्वल ऑर्डर्ड पेयर, बाय द डिफिनीशन ऑफ इक्वल ऑर्डर्ड पेयर। ओके, इसके बाद बच्चों एक हम और एग्जांपल देखते हैं, दूसरा एग्जांपल। यदि बेटा कहीं इस प्रकार से लिखा है x माइनस वाई एंड x प्लस वाई इक्वल टू 2/4, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। बेटा यदि कहीं भी इस प्रकार से लिखा है, ये भी तो एक ऑर्डर्ड पेयर ही है, इसमें पहला एलिमेंट x माइनस वाई हो गया है, दूसरा एलिमेंट x प्लस वाई हो गया है। अगर ये वैल्यू इसके बराबर है x माइनस वाई और x प्लस वाई जो है 2 4 के बराबर है,
तो आपको x और y की वैल्यू कैलकुलेट करना है। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये भी बड़ा इजी है। आपको इक्वल ऑर्डर पेयर की डिफिनीशन अडॉप्ट कर देना है। तो बाय द डिफिनीशन ऑफ इक्वल ऑर्डर पेयर, इक्वल ऑर्डर पेयर, पहला एलिमेंट हमारा पहले एलिमेंट के बराबर हो जाएगा और जो दूसरा एलिमेंट है वो दूसरे एलिमेंट के बराबर हो जाएगा। तो जैसे ही हम इक्वल ऑर्डर पेयर की डिफिनीशन अप्लाई करते हैं तो x माइनस वाई जो है 2 के बराबर हो जाएगा और x प्लस वाई जो है बेटा ये 4 के बराबर हो जाएगा। ओके, अब आपको बेटा क्या सॉल्व करना है कि x और y की वैल्यू कैलकुलेट करना है। तो x और y की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे ये बताइए, आपको कुछ ध्यान आ रहा है? ये अगर आप ध्यान करिए तो ये आपका क्वेश्चन नंबर क्लास 10th का स्टैंडर्ड का ये आपको क्वेश्चन मिल रहा है। ये क्लास 10th में आपने इस प्रकार से क्वेश्चन पढ़ रखा है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। क्यों जानवी, आपने पढ़ रखा है ना? ओके, तो x माइनस वाई जो है 2 के बराबर है, x प्लस वाई जो है 4 के बराबर है। कई सारे आपने मेथड पढ़ा था, इलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो मैं यहाँ बेटा कौन सा मेथड, इलिमिनेशन मेथड अडॉप्ट किए देता हूँ। यहाँ बेटा एडिंग कर देता हूँ, ये माइनस वाई प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा। x प्लस एक्स, हाउ मेनी x, 2x, इनको ऐड करेंगे 2 प्लस 4 6 और x इक्वल टू 2 जो है x के साथ मल्टीप्लाई में है, इधर लाएंगे तो डिवाइड में हो जाएगा। तो 2 1 जा 2 3 जा, तो x की वैल्यू आपको क्या मिल गई बेटा, x इक्वल टू बेटा आपको मिल गया 3/1 मतलब 3। x की वैल्यू आपको मिल गई, y की वैल्यू कैलकुलेट करना है। तो आपके पास यहाँ दो इक्वेशन हैं, चाहे आप इक्वेशन 1 में x की वैल्यू रख दीजिए, चाहे आप इक्वेशन नंबर 2 में रख दीजिए, आपको y की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। सो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1 से बेटा आप x की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में आप पुट कर दीजिए। तो जब आप इक्वेशन नंबर 1 में x की वैल्यू पुट करोगे तो x इक्वल टू 3 है, आपने निकाला है, माइनस वाई इक्वल टू 2। y को इधर शिफ्ट कर दीजिए और 2 को इधर ला लीजिए 3 के पास। तो 2 की यहाँ प्लस साइन है ना, जब आप इसको ट्रांसपोज करोगे तो इधर माइनस साइन हो जाएगी। y इधर पॉजिटिव निगेटिव है ना, आप जब उसको राइट हैंड साइड में लाओगे ट्रांसपोज करोगे तो साइन चेंज होता है, माइनस का प्लस होता है, ये सभी जानते हो। तो 3 माइनस 2 इक्वल टू 1 और y की वैल्यू आपको कितना मिल गया बेटा, 1। तो आपको यही तो कैलकुलेट करना था, x की वैल्यू कैलकुलेट करनी थी और y की वैल्यू कैलकुलेट करनी थी। तो ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। आपने क्या किया है कि इक्वल ऑर्डर पेयर की डिफिनीशन अप्लाई किया है, पहला एलिमेंट पहले के बराबर हो गए हैं और दूसरा एलिमेंट दूसरे के बराबर। फिर आपको एक 10th स्टैंडर्ड का क्वेश्चन मिल जाता है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का, आपने उसको इलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर लिया है और x और y की वैल्यू कैलकुलेट कर लिया है। तो इस तरीके से भी बेटा क्वेश्चन पूछा जाता है, आप प्रॉपर ध्यान रखिएगा। ओके ओके, इसके बाद हमने बेटा इक्वल ऑर्डर्ड पेयर की चर्चा की। इक्वल ऑर्डर्ड पेयर के बाद आपका आता है कार्टेशियन प्रोडक्ट, और कार्टेशियन प्रोडक्ट आपको जानना बहुत ही जरूरी है। कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है, क्यों जानना जरूरी है बेटा, क्योंकि जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है ना वहीं से रिलेशन का जन्म होता है। तो जब तक आप कार्टेशियन प्रोडक्ट को अच्छे से नहीं समझ पाओगे तब तक आप रिलेशन को नहीं समझ पाओगे। अगर रिलेशन को नहीं समझ पाओगे तो इनवर्स रिलेशन को नहीं समझ पाओगे, इनवर्स रिलेशन को नहीं समझ पाओगे
तो इनवर्स फंक्शन को नहीं समझ पाओगे। तो ये बेटा एक चैन टाइप का है। अगर आपको एक भी चीज नहीं समझ में आई तो आगे की चीजें समझ में नहीं आने वाली हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट। ये मैं प्योर इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए वीडियो स्टार्ट किया हूं। हमारा हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए भी जल्द ही हम वीडियो अपना रिलीज करने वाले हैं, और एक क्लियर क्रिस्टल कट में हम लोग हिंदी मीडियम का भी वीडियो लॉन्च करने वाले हैं। कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है बेटा? मान लीजिए बेटा आपके पास एक कोई सेट है, इसके एलिमेंट हैं 1 2 3। बी कोई दूसरा सेट है बेटा, इसके अंदर एलिमेंट हैं 1 2 3 4। हमने न्यूमेरिकल इसलिए लिया है बच्चों क्योंकि न्यूमेरिकल को समझना इजी होता है, इसलिए मैं आपको न्यूमेरिकल लेके ही एक्सप्लेन कर रहा हूं। अगर बेटा ए और बी कोई दो सेट हैं तो इनके कार्टेशियन प्रोडक्ट को ए क्रॉस बी से डिनोट किया जाता है। किससे डिनोट किया जाता है? ए क्रॉस बी से। तो देखिए हम लोग क्या निकालते हैं, ए क्रॉस बी निकालते हैं। ठीक है, ए क्रॉस बी निकाल लीजिए। ए सेट के एलिमेंट कौन कौन से हैं, उनकी वैल्यू रख दीजिए 1 2 3। बी सेट के कौन कौन से एलिमेंट हैं? बी सेट हमारा है 1 2 3 4। अब बेटा आप क्या करेंगे, इनको प्रॉपर समझिएगा क्योंकि यहीं पे थोड़ा सा आपको समझ लेना है, फिर आप पूरा कर लेंगे। 1 ए सेट का पहला एलिमेंट 1 लीजिए, 1 का आप बी सेट के पहले एलिमेंट से भी कराइए रिलेशन, इनको भी फिर 1 का 2 के साथ भी रखिए, 1 को 3 के साथ भी लीजिए, 1 को 4 के साथ भी लीजिए। ओके, तो मैं लिख रहा हूं बेटा, 1 को मैं 1 के साथ भी लिया। जैसे हमने बेटा अभी नहीं लिखा था कि इंदिरा गांधी का पंडित जवाहरलाल नेहरू के साथ किसका संबंध था? डॉटर का। तो इसीलिए हम यहाँ भी आपस में बता रहे हैं 1 1 को जब साथ में लेंगे ना तो इस ऑर्डर्ड पेयर में ही रखेंगे, ये बात आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। ठीक है, फिर हम बेटा किसको लेंगे? 1 2 को लेंगे, इसका 1 को 2 के साथ कराएंगे, फिर 1 को 3 के साथ, फिर 1 को 4 के साथ। 1 का काम खत्म बेटा। आगे कोई अगर एलिमेंट बी सेट में है तो उनका आगे वाले भी एलिमेंट के साथ इसी तरह करा लेते। ओके, समझ गए होंगे इसको आप। इसी प्रकार बेटा आइए 2 पे, 1 का तो काम खत्म हो गया। अब दूसरा एलिमेंट आपका एक का है 2, 2 का 1 के साथ कराइए, 2 का 2 के साथ कराइए, 2 का 3 के साथ कराइए, 2 का 4 के साथ कराइए, ये भी समझ गए होंगे। फिर इसी तरह 3 का 1 के साथ कराएंगे, 3 का 2 के साथ कराएंगे, 3 का 3 के साथ कराएंगे, 3 का 4 के साथ कराएंगे। तो ए सेट में जितने भी एलिमेंट होते हैं बच्चों, उनको हम 20 के हर एक एलिमेंट के साथ में उनको रखते हैं। फिर हमने बोला था 2 को 1 के साथ कराइए, 2 को 2 के साथ कराइए, 2 को 3 के साथ कराइए, 2 को 4 के साथ कराइए। फिर हमने बोला था 3 को 1 के साथ कराइए, 3 को 2 के साथ कराइए, 3 को 3 के साथ कराइए। क्लियर? किसी को कहीं डाउट तो नहीं? तो देखिए बेटा, ये जो हमारा ए क्रॉस बी है, ये एक सेट ही बन रहा है, और इस सेट में किस प्रकार के एलिमेंट हैं? किस प्रकार के एलिमेंट है बच्चों? ये जो एलिमेंट हैं आप पढ़ रखे हैं कि अगर किसी दो एलिमेंट को हम इस ब्रैकेट में रख देते हैं तो इनका नाम ऑर्डर्ड पेयर पड़ जाता है। तो इस सेट में किस प्रकार के एलिमेंट हैं बेटा? इस सेट में ऑर्डर्ड पेयर के रूप में एलिमेंट हैं, ऑर्डर्ड पेयर के रूप में एलिमेंट हैं। ठीक है, तो हम कार्टेशियन प्रोडक्ट को क्या डिफाइन कर सकते हैं कि एक हमें ऐसा सेट मिलता है जिसके एलिमेंट ऑर्डर्ड पेयर के रूप में होते हैं, या फिर एक ऐसा सेट
जिसके एलिमेंट ऑर्डर्ड पेयर के रूप में हों, उन्हें हम कार्टेशियन प्रोडक्ट कहते हैं। ओके, तो हम इसको दूसरे शब्दों में टर्मिनोलॉजी, इंग्लिश टर्मिनोलॉजी में कैसे डिफाइन करेंगे बच्चों? सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर। ये किसका सेट आपको मिल रहा है? ये बेटा अगर हम सेट की बात करें तो आपने 11th में पढ़ रखा है, कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट, ये जो है एलिमेंट कहलाते हैं। तो यहाँ आपको किस रूप में एलिमेंट मिल रहे हैं? इस सेट में आपको ऑर्डर्ड पेयर के रूप में एलिमेंट मिल रहे हैं। ओके, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट को कैसे डिफाइन किया जा सकता है? सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर इज नोन एज कार्टेशियन प्रोडक्ट। सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर इज नोन एज कार्टेशियन प्रोडक्ट। ऑर्डर्ड पेयर का जो सेट होता है बच्चों, इसी को हम कार्टेशियन प्रोडक्ट कहते हैं। ओके, ये बात आपको पूरी तरीके से समझ में आ गई होगी। अब बेटा ये हमको तो ठीक है, हमने एग्जाम्पल देखे, समझ लिया है कि कार्टेशियन प्रोडक्ट होता क्या है, लेकिन आपकी ये थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट नहीं हुआ। तो थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट में क्या होता है वो देखिए बच्चों। एक बात और ध्यान देना है आपको, ये जो आपको ऑर्डर्ड पेयर मिल रहे हैं, तो इनका अगर आप अच्छे से ध्यान दीजिए तो इन प्रत्येक ऑर्डर्ड पेयर के जो पहले एलिमेंट हैं, फर्स्ट एलिमेंट, ये जो हैं ये कैपिटल ए सेट के हैं। अगर आप ध्यान देंगे, इनका जो यहाँ 3-4 छूट गया है उसको भी आप रख लीजिएगा, 3-4 को भी रख लीजिएगा। तो बेटा यहाँ जो फर्स्ट एलिमेंट हैं आपके फर्स्ट सेट को डिनोट कर रहे हैं, और इनके बेटा जो दूसरे एलिमेंट हैं, ये एलिमेंट दूसरे, हर एक ऑर्डर्ड पेयर के जो दूसरे एलिमेंट हैं वो दूसरे सेट को बिलोंग कर रहे हैं। ये आप देख पा रहे हैं कि नहीं? क्लियर के साथ दिख रहा होगा कि जो पहले इन सभी ऑर्डर्ड पेयर के जो पहले एलिमेंट हैं वो पहले सेट को बिलोंग करता है, और इनके जो दूसरे एलिमेंट हैं वो दूसरे सेट को बिलोंग कर रहा है। दूसरे शब्दों में समझें, पहला एलिमेंट आपका ए सेट का है, और इस ऑर्डर्ड पेयर के जो दूसरे एलिमेंट हैं वो बी सेट के हैं। ओके, अब बच्चों हम लोग बात करने जा रहे थे कि अब हम लोग थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट कैसे जनरेट करेंगे। ऑर्डर्ड पेयर का जो सेट होता है उसको कार्टेशियन प्रोडक्ट कहते हैं। अब हम थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट में कैसे इसको समझते हैं। तो थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट में देखिए बेटा, अगर आपके पास ए और बी कोई दो सेट है, लेट ए एंड बी आर एनी टू सेट, देन ए और बी अगर हमारे पास कोई दो सेट हैं बेटा, तो इनके कार्टेशियन प्रोडक्ट को हम ए क्रॉस बी से डिनोट करते हैं। देन देयर कार्टेशियन प्रोडक्ट is denoted by a क्रॉस b एंड डिफाइन एज। और इसको डिफाइन कैसे करते हैं बेटा? मैथमेटिकली डिफाइन एज। मैथमेटिकली बेटा जब हम किसी भी चीज को डिफाइन करते हैं तो आप ये ध्यान रखिएगा, हमेशा हम सेट बिल्डर फॉर्म में ही डिफाइन करते हैं। सेट बिल्डर फॉर्म क्या होता है बेटा? ये किसी भी सेट को रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है जिसमें हम सेट के एलिमेंट को लैंग्वेज में रिप्रेजेंट करते हैं। किस में रिप्रेजेंट करते हैं बेटा? लैंग्वेज में। तो ए क्रॉस बी में किस प्रकार के एलिमेंट आए हैं बेटा? ऑर्डर्ड पेयर के रूप में एलिमेंट आए हैं। हमने लिख दिया कि ए क्रॉस बी में किस प्रकार के एलिमेंट हैं? ऑर्डर्ड पेयर के रूप में एलिमेंट हैं। और बेटा यहाँ मैंने आपको ऊपर ये भी एक्सप्लेन किया था कि जो पहला एलिमेंट होगा वो पहले सेट को बिलोंग करेगा, और जो दूसरा एलिमेंट होगा वो दूसरे सेट को बिलोंग करेगा। ये भी आपको मैंने बताया है। ओके, सच दैट, ये किसका बेटा नोटेशन होता है? सच दैट
इसको हम क्या रीड करते हैं, ये लिखिए या फिर एक ये लाइन ड्रा कर दीजिए, ये कहलाता है सच दैट। इसमें ए क्रॉस बी में किस प्रकार के एलिमेंट होंगे, ऑर्डर्ड पेयर के रूप में एलिमेंट होंगे, मतलब ए बी फॉर्म के एलिमेंट होंगे या फिर ए बी टाइप के एलिमेंट होंगे, जहां ए जो है आपका कैपिटल ए में बिलोंग करेगा और जो बी है वो कैपिटल बी में बिलोंग करेगा। कहने का मतलब पहला एलिमेंट पहले सेट को बिलोंग करेगा, दूसरा एलिमेंट दूसरे सेट को बिलोंग करेगा। ये आपका बेटा कार्टेशियन प्रोडक्ट की मैथमेटिकली डिफिनीशन हो गई। ओके, ये आप समझ पाए होंगे। अब कार्टेशियन प्रोडक्ट के बाद बेटा बात आती है कि रिलेशन क्या होता है। इसमें बेटा कुछ चीजें हम और डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। चलिए हम लोग थोड़ा एक एग्जांपल की हेल्प से एक और बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट डिस्कशन करते हैं। वो रिजल्ट है क्या, बच्चों मान लीजिए ए सेट है, इसमें कितने एलिमेंट हम ले लेते हैं, मान लो बेटा 2 एलिमेंट ले लेते हैं ए बी। कोई बी सेट है, इसमें एलिमेंट हम 3 ले लेते हैं, 1 2 3। तो बेटा इसके ए क्रॉस बी में मतलब इसके कार्टेशियन प्रोडक्ट में टोटल एलिमेंट कितने होंगे, ये हमको देखना है। कि यार बेटा आपके पास कोई 2 सेट हैं तो उसके कार्टेशियन प्रोडक्ट में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होंगे। तो हम ए का 1 के साथ भी कराएंगे, ए का 2 के साथ भी कराएंगे, ए को 3 के साथ भी लेंगे, इसी तरह बी को 1 के साथ भी लेंगे, बी को 2 के साथ भी लेंगे, बी को 3 के साथ भी लेंगे। तो A1 मिलेगा, ए को 2 के साथ लेंगे तो A2 मिलेगा, ए को 3 के साथ लेंगे तो आपको A3 देगा, बी को 1 के साथ लेंगे तो आपको B1 मिलेगा, बी को 2 के साथ लेंगे तो आपको B2 मिलेगा, बी को 3 के साथ लेंगे तो B3 मिलेगा। अब बेटा अगर इसकी हम ये काउंट करें कि इसमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, तो 1 2 3 4 5 6 टोटल नंबर ऑफ एन ए बी, एन ए क्रॉस बी, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी ये कितने हैं, 6 हैं। बेटा अगर हम बात करें कि ए सेट में कितने एलिमेंट हैं, तो ए सेट में 1 2 2 ही एलिमेंट है। बी सेट में अगर एलिमेंट की संख्या काउंट करें तो इसमें 3 एलिमेंट हैं। ए सेट में ए बी 1 2 2 एलिमेंट आ गए थे। बी सेट में आपके जो एलिमेंट हैं 1 2 3 इनकी संख्या कितनी है, 3 है एलिमेंट। बी में भी कितने एलिमेंट हैं, 3। तो बेटा अगर हम इनको आपस में इंटू करा दें, 2 इंटू 3 कर दें तो आपको 6 मिल जा रहा है। मतलब आपने ए क्रॉस बी, अगर आपको ये बताना है कि ए क्रॉस बी में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होंगे, तो ए में कितने एलिमेंट हैं और बी में कितने एलिमेंट हैं, उनको अगर आपस में आप प्रोडक्ट करा दोगे तो डायरेक्ट आपको पता चल जाएगा ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट हैं। इसी तरह बेटा मान लीजिए पी में जो आपके पास एलिमेंट हैं 1 2 3 4 5, क्यू में एलिमेंट है बेटा ए बी सी। अगर आपसे पूछता है कोई कि पी क्रॉस क्यू में कितने एलिमेंट होंगे, तो आपको ये पूरा करने की जरूरत नहीं है। आप ये देखेंगे कि पी में कितने एलिमेंट हैं, पी में टोटल 5 एलिमेंट हैं। क्यू में कितने एलिमेंट है बेटा, क्यू में 1 2 3 3 एलिमेंट हैं। तो पी क्रॉस क्यू में कितने एलिमेंट है, 5 इंटू 3, 5 3 जा 15 एलिमेंट आपको पी क्रॉस क्यू में मिलेगा। तो हम जर्नल वे में क्या लिखते हैं, जर्नल वे में अगर बेटा ए कोई सेट है, अगर ए कोई सेट है, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट ए है, नंबर ऑफ एलिमेंट m है, और बी कोई सेट है, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट n है, तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट n क्रॉस ए क्रॉस बी में कितने होंगे, n क्या बताता है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होंगे, m इंटू n।
ए सेट में जितने एलिमेंट हो इंटू बी सेट में जितने एलिमेंट हो, मीन्स mn। ये आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। जर्नल अगर आप याद रखेंगे तो आप किसी भी कार्टीशन प्रोडक्ट में कितने एलिमेंट हैं, अगर आपको वो सेट मालूम हो, आप क्यूक देख के बता सकते हो कि उसके कार्टीशन प्रोडक्ट में कितने एलिमेंट होंगे। ओके, सीधा सा कॉन्सेप्ट है कि पहले वाले सेट में जितने एलिमेंट की संख्या हो, दूसरे वाले सेट में जितने एलिमेंट की संख्या हो, दोनों को अगर आपस में हम मल्टीप्लाई करा देते हैं तो हमें ये पता चल जाएगा कि उसके कार्टीशन प्रोडक्ट में कुल एलिमेंट की संख्या कितनी है। तो ये बेटा आपको प्रॉपर समझ में आ गया होगा। ओके, ये बेटा यहां तक हमारा 11th का कॉन्सेप्ट है। अब हम लोग अपने सिलेबस में आते हैं। तो सिलेबस में हम लोग देखेंगे कि हमें इस चैप्टर में पढ़ना क्या क्या है। नॉट अकॉर्डिंग टू योर लेटेस्ट सिलेबस, अकॉर्डिंग टू योर ओल्ड सिलेबस, बिकॉज दिस सिलेबस इज ओनली फॉर दिस ईयर, नॉट ऑलवेज। ये सिलेबस बच्चों केवल इसी ईयर के लिए जो आया है, न्यू सिलेबस आया है, वो केवल इसी ईयर के लिए है। जो भी आपका सिलेबस रहेगा वो पुराना जो है वही रहेगा। तो हम लोग पुराने सिलेबस के आधार पे ही हर एक चीजों को डिस्कस करेंगे। तो बेटा यहाँ हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, आपको ये मालूम होना चाहिए कि इस जो चैप्टर है इसमें हम लोग पढ़ेंगे क्या क्या। तो इस चैप्टर में बेटा हम टाइप ऑफ रिलेशन एंड फंक्शन पढ़ेंगे। टाइप ऑफ रिलेशन एंड फंक्शन, रिलेशन कितने प्रकार के होते हैं और फंक्शन कितने प्रकार के होते हैं। इसके बाद पढ़ेंगे कि कंपोजिशन ऑफ फंक्शन क्या होता है, कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। इसके बाद बच्चों हम ये देखेंगे यहाँ इन्वर्टिबल फंक्शन क्या होता है। इन्वर्टिबल फंक्शन क्या होता है, अगर कोई भी फंक्शन इन्वर्टिबल है तो किस मैपिंग पे होगी, कौन से मैपिंग पे वह फंक्शन इन्वर्टिबल होगा। क्या हर एक फंक्शन पे क्या हर एक फंक्शन का हम इन्वर्स निकाल सकते हैं। इन्वर्टिबल का मतलब इन्वर्स से है। क्या हर एक फंक्शन इन्वर्टिबल होंगे, तो वो कौन कौन से फंक्शन पे इन्वर्टिबल फंक्शन होते हैं। क्या बहुत सारे फंक्शन पे कोई भी फंक्शन इन्वर्टिबल होता है। तो हम ये आपको बताएंगे कि किस फंक्शन पे कोई भी फंक्शन इन्वर्टिबल होता है। ओके, क्योंकि अगर उस फंक्शन पे वह फंक्शन इन्वर्टिबल होगा तभी हम किसी भी फंक्शन का इन्वर्स कैलकुलेट कर पाएंगे। कहने का मतलब ये है कि एक स्पेशल प्रकार का फंक्शन है, अगर वह फंक्शन उस फंक्शन को फॉलो करता है तभी हम उसका इन्वर्स कैलकुलेट करेंगे। इस टॉपिक को हम लोग डिटेल स्टडी करेंगे इन्वर्टिबल फंक्शन पे, क्योंकि आप इसके पहले पढ़ेंगे टाइप ऑफ फंक्शन, तो वहां से आपको क्लियर होगा कि जब हम किसी भी फंक्शन का इन्वर्स निकालने जाएंगे तो वो किस फंक्शन का हम इन्वर्स फाइंड आउट करेंगे, कौन से फंक्शन पे हम इन्वर्स कैलकुलेट करेंगे। ओके, फिर इसके बाद जो आपका एक इसमें और टॉपिक है बाइनरी ऑपरेशन। ओके, तो बच्चों हम टाइप ऑफ रिलेशन एंड फंक्शन के पहले ये जान लेते हैं कि आखिर रिलेशन होता क्या है। रिलेशन होता क्या है, तो रिलेशन ऑन अ सेट हम लोग देख लेते हैं कि रिलेशन ऑन अ सेट क्या होता है। ओके, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं रिलेशन ऑन अ सेट। किसी भी सेट पे कैसे रिलेशन डिफाइन होता है वो आप प्रॉपर समझेंगे। ओके, इसको बेटा हम लोग एक एग्जांपल के थ्रू समझेंगे, फिर आपका जो थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है वो मैं लिखवा दूंगा। बेटा मान लीजिए आपके पास कोई सेट है ए, इसके अंदर एलिमेंट है 1 2 3। अब बच्चों मैंने ये बोला था कि रिलेशन का जो जन्म होता है वो कार्टेशियन प्रोडक्ट से ही होता है।
अगर कहीं आपको रिलेशन निकालना है तो पहले आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना जरूरी होगा। ओके, तो बेटा एक ही फिट है। अब बात ये आती है कि हम कैसे रिलेशन निकालेंगे, कैसे कार्टेशियन प्रोडक्ट डिफाइन करेंगे। तो बच्चों ये बात आप ध्यान रखिएगा कि जब केवल एक ही फिट होता है तो हम उसका उसी से कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालते हैं। अगर आपके पास ए है तो ए का ए के साथ ही हम लोग कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालेंगे। अगर केवल आपके पास एक ही फिट है ए और कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना हो तो आप ए का ए के साथ खुद ही निकालोगे। ए का ए के साथ ही कार्टेशियन प्रोडक्ट आप फाइंड आउट करोगे। तो ए क्रॉस से चलिए हम लोग निकाल लेते हैं। ए में एलिमेंट है 1 2 3, वही एलिमेंट तो इसमें भी होंगे क्योंकि इटसेल्फ का हम कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड आउट करने जा रहे हैं। तो इफ वन को इफ वन के साथ लेंगे, फिर इफ वन को इफ टू के साथ लेंगे, फिर इफ वन को इफ थ्री के साथ लेंगे। इसी तरह फिर टू पे आएंगे तो टू को भी वन के साथ लेंगे, टू को भी टू के साथ, टू को भी थ्री के साथ। फिर थ्री पे आएंगे अगर तो थ्री को वन के साथ लेंगे, थ्री को टू के साथ लेंगे, थ्री को थ्री के साथ लेंगे। ये आपको ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपको हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट में हर एक चीजें बता दी हैं। तो जब बेटा आप ए क्रॉस ए निकालोगे तो वन को वन के साथ लोगे तो वन वन, वन को टू के साथ लोगे तो वन टू, वन को थ्री के साथ लोगे तो वन थ्री, टू को वन के साथ लोगे तो टू वन, टू को टू के साथ लोगे तो टू टू, टू को थ्री के साथ लोगे तो टू थ्री, थ्री को वन के साथ लोगे तो आपको मिलेगा थ्री वन, थ्री को टू के साथ लोगे तो आपको मिलेगा थ्री टू, थ्री को थ्री के साथ लोगे तो आपको मिलेगा थ्री थ्री। ये बेटा आपका एक कार्टेशियन प्रोडक्ट डिफाइन हो गया है। अब बेटा इस कार्टेशियन प्रोडक्ट पे हम तीन रिलेशन डिफाइन कर देते हैं। कितने रिलेशन डिफाइन कर देते हैं बेटा? हम इस कार्टेशियन प्रोडक्ट पे तीन रिलेशन लेके चलते हैं। लेट देयर आर थ्री रिलेशन डिफाइन ऑन ए। आप जब भी ऑनलाइन क्लास अटेंड करिए या जब भी यूट्यूब का कोई भी आप क्लास अटेंड करिए तो आप एक प्रॉपर कमरे में बैठ जाइए जहां कोई भी ना हो, जहां आपके आसपास आपको कोई भी डिस्टर्ब करने वाला ना हो। आपके पास बुक होनी चाहिए, आपके पास रफ होना चाहिए, आपके पास पेन होनी चाहिए और आपका जो माइंड है केवल बोर्ड पे ही होना चाहिए, इधर उधर के इन्वायरमेंट में नहीं। ओके, तब आप YouTube की क्लासेस को अच्छे तरीके से समझ पाओगे। ओके, लेट देयर आर थ्री रिलेशन डिफाइन ऑन ए, दैट इज पहला रिलेशन बच्चों मैं ये डिफाइन करता हूं R1 लेस देन का। लेस देन का मतलब क्या है बेटा? पहला नंबर जो है दूसरे से छोटा होगा। दूसरा रिलेशन बच्चों मैं डिफाइन कर लेता हूं इक्वल टू का। दूसरा रिलेशन मैं डिफाइन कर लेता हूं इक्वल टू का। तीसरा रिलेशन मैं डिफाइन कर लेता हूं बेटा ग्रेटर देन का। अब लेस देन का यहाँ आपके समझ में ही नहीं हो रहा होगा कि कैसे लेस देन का आपने सर रिलेशन डिफाइन किया। लेस देन का रिलेशन का मतलब ये है बेटा कि पहला नंबर जो हो वो दूसरे से छोटा हो। कैसा पहला नंबर दूसरे से छोटा होगा ये भी हम लोग देख लेते हैं। मतलब अगर आपके पास दो नंबर हैं या दो डिजिट हैं ए और बी, जनरली हम जर्नल वे में बात करेंगे, ए जो है बी से छोटा हो। दूसरा रिलेशन मैंने बताया कि इक्वल टू का, ए जो है ए के बराबर हो। तीसरा रिलेशन मैंने डिफाइन किया ए जो है बी के बराबर हो। ओके, ए जो है बी के बराबर हो। तीसरा रिलेशन है ग्रेटर देन का, तो ए जो है बी से बड़ा हो। मतलब यहाँ R1 रिलेशन क्या है? पहला नंबर दूसरे से छोटा होना चाहिए। दूसरा रिलेशन क्या है? पहला नंबर दूसरे से के बराबर होना चाहिए।
तीसरा रिलेशन क्या है, पहला नंबर दूसरे से बड़ा होना चाहिए। तो R1 में देखेंगे कि बेटा कौन कौन से एलिमेंट आएंगे। R1 रिलेशन में वो कौन कौन से एलिमेंट हमें मिलेंगे। R1 में आपको क्या क्या मिलने वाला है। तो मैं आपको कई बार बता चुका हूं कि जो रिलेशन का जन्म होगा वो कार्टेशियन प्रोडक्ट से ही होगा। तो इस कार्टेशियन प्रोडक्ट में बेटा आप ये देखेंगे कौन कौन से नंबर जो हैं जिसमें पहला नंबर दूसरे से छोटा है। आपको कौन कौन से R1 के अंतर्गत रखना है कार्टेशियन प्रोडक्ट से, आपको वो पेयर लेना है जिसमें पहला नंबर दूसरे से छोटा हो। तो 1 1, क्या इसका 1 1 से छोटा होगा, कभी नहीं होगा, तो नहीं लेंगे। 1 2, यस, इसमें 1 जो है पहला नंबर 1 है, दूसरा नंबर 2 है, तो 1 जो है 2 से छोटा होगा, इसको ले लेंगे। 1 3, यस, ये भी पहला नंबर दूसरे से छोटा है, पहला 1 है, दूसरा 3 है, तो 1 जो है 3 से छोटा ही होगा। 2 1 नहीं लेंगे, ओके, क्योंकि यहाँ 2 जो है 1 से छोटा नहीं है। 2 2 भी नहीं लेंगे, 2 3 लेंगे क्योंकि यहाँ पहला नंबर 2 जो है 3 से छोटा है। 3 1 भी नहीं लेंगे, 3 2 भी नहीं लेंगे, 3 3 भी नहीं लेंगे। तो R1 में बेटा हम क्या क्या लेंगे, R1 में लेंगे हम 1 1 ले लेंगे, 1 2 ले लेंगे जिसमें पहला नंबर दूसरे से छोटा है। 1 जो है 2 से छोटा है, इसलिए हम लेंगे इस कंडीशन के अंतर्गत। 1 3 भी लेंगे क्योंकि ये भी हमारा इस कंडीशन को फॉलो कर रहा है, पहला नंबर जो है दूसरे से छोटा है। 2 3 भी लेंगे, क्यों, क्योंकि इसमें भी पहला नंबर दूसरे से छोटा है। 2 जो है 3 से छोटा है। क्लियर। आइए R2 पे, R2 पे हम कौन कौन सा लेंगे, R2 रिलेशन में कौन कौन से एलिमेंट होंगे। R2 रिलेशन में बेटा हम उन एलिमेंट को लेंगे जो आपस में बराबर हों। तो देखिए आपस में बराबर कौन कौन से एलिमेंट हैं। 1 1, यस, ये दोनों बराबर हैं। 1 2 नहीं बराबर है, 1 3 भी आपस में बराबर नहीं है, 2 1 भी बराबर नहीं है, 2 जो है 1 से बड़ा है, 2 2 बराबर है, इनको ले लेंगे। 2 3 भी बराबर नहीं है, 2 जो है 3 से छोटा है, और 3 3 कौन कौन से इक्वल टू में आ जाएंगे, 1 1, मतलब दोनों नंबर आपस में बराबर हों, ऑर्डर्ड पेयर जो है आपस में बराबर हों, तो एक्स वाई वाले आपस में बराबर हों, ओके। 1 1 आ जाएंगे, 2 2 आ जाएंगे, 3 3 आ जाएंगे। क्या इसमें कोई और अदर एलिमेंट आएगा इसके अलावा, तो हमें तो कोई नहीं दिख रहा है, इसके अलावा कोई भी एलिमेंट नहीं आएंगे। इसके बाद आइए जब हम लोग तीसरा रिलेशन देखते हैं, R3 क्या मिल रहा है बेटा। अगर आप R3 को देखोगे, रिलेशन ये है कि पहला एलिमेंट दूसरे से बड़ा होना चाहिए। तो देखिए कौन कौन सा कार्टेशियन प्रोडक्ट से आप उनको चुनिए, उन ऑर्डर पेयर को चुनिए जिसमें पहला एलिमेंट दूसरे से बड़ा हो। ये तो है नहीं, ये भी नहीं है, ये है 2 जो है 1 से बड़ा है, इसको ले लेंगे, इसको ले लेंगे और इसको ले लेंगे। तो इसमें कौन कौन से आ जाएंगे बेटा, 2 1 आ जाएगा, 3 1 आ जाएगा और 3 2 आएगा, और कोई आएगा, और तो हमें कोई भी नहीं दिख रहा है, ओके। बेटा अगर आप गौर करिए, आपने 11th में सबसेट पढ़ रखा है ना। अगर हम ये बात करें कि R1 को गौर से देखिए, R1 में एलिमेंट है 1 2 1 3 2 3, ये पूरे के पूरे एलिमेंट ए क्रॉस ए के हैं कि नहीं। तो सबसेट की परिभाषा क्या होती है, R1 ए क्रॉस ए का सबसेट कहलाएगा यदि R1 के सारे एलिमेंट ए क्रॉस ए में हैं। ये तो दिख रहा है कि इसके R1 के सारे एलिमेंट ए क्रॉस ए में हैं। तो बेटा हम ये कह सकते हैं ना कि जो R1 है वो ए क्रॉस ए का सबसेट है। इसी प्रकार R2 के भी बेटा सारे के सारे एलिमेंट ए क्रॉस ए के ही हैं। तो हम इसको भी कह सकते हैं कि R2 जो है ए क्रॉस ए का सबसेट है। इसी तरीके से बेटा आपको R3 के भी जितने एलिमेंट हैं वो ए क्रॉस ए के ही हैं। R3 को बेटा कहा जा सकता है ये भी ए क्रॉस ए के एलिमेंट, ए क्रॉस ए के सबसेट हैं, ओके। किसी को डाउट कहीं।
तो हमें क्या मिल रहा है बेटा, पहला रिलेशन भी ए क्रॉस ए का सबसेट है, दूसरा रिलेशन भी ए क्रॉस ए का सबसेट है, तीसरा रिलेशन भी ए क्रॉस ए का सबसेट है। तो जनरल वे में हम क्या कह सकते हैं बेटा, कि जो रिलेशन होता है वो कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट होता है। जनरल वे में अगर हम बात करें कि आखिर बेटा रिलेशन होता क्या है, तो बेटा जो रिलेशन होता है वो कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट होता है। ओके, आप समझ गए होंगे क्यों कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट होता है, इस एग्जांपल से आपको क्लियरिफाई हो गया होगा। ओके, फिर बच्चों हम लोग इसकी मैथमेटिकल डिफिनीशन पे आते हैं। इसी के थ्रू हम लोग थोड़ा मैथमेटिकल डिफिनीशन भी देख लेते हैं। अगर आपको बोला जाता है बेटा रिलेशन ऑन ए सेट, रिलेशन ऑन ए सेट का मतलब क्या होता है बेटा, उसी सेट का उसी सेट पे रिलेशन डिफाइन करना। किसी भी सेट का इटसेल्फ से जब हम लोग रिलेशन डिफाइन करते हैं तो वो कहलाता है रिलेशन ऑन अ सेट। तो हमने क्या देखा, फ्रॉम द एबव वी सी दैट, हमने क्या देखा, वी सी दैट हमने ये देखा कि R1 जो है ए क्रॉस ए का सबसेट हुआ था, ए क्रॉस ए का सबसेट हमने देखा था ना, R1 हुआ था। R2 भी जो है बेटा वो भी ए क्रॉस ए का सबसेट हुआ था, देखिए ये R2 भी जो है ए क्रॉस ए का सबसेट हुआ था। R3 भी है जो बेटा वो भी ए क्रॉस ए का सबसेट हुआ था कि नहीं। तो हमको क्या कंक्लूजन ड्रा हुआ, हमको ये कंक्लूजन मिला कि जो रिलेशन होता है वो कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट होता है। हेंस रिलेशन इज द सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। ओके, क्लियर है कि नहीं। ये बेटा था कि किसी भी जब हम सेट का सेट पे ही रिलेशन डिफाइन करते हैं, ओके, किसी भी सेट का जब इटसेल्फ पे रिलेशन डिफाइन करते हैं तो कैसे डिफाइन करते हैं। ओके, अब हम लोग क्या अगला टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, किस टॉपिक पे, रिलेशन फ्रॉम अ सेट फ्रॉम अनदर सेट। किसी एक सेट का रिलेशन दूसरे पे कैसे डिफाइन करते हैं, रिलेशन फ्रॉम वन सेट, वन सेट को अगर हम पहला सेट ए ले लें टू अनदर सेट, बी। ओके, अब हम एक सेट का रिलेशन दूसरे सेट पे कैसे डिफाइन करेंगे। क्लियर। जिस तरीके से बेटा रिलेशन फ्रॉम अ सेट ऑन इटसेल्फ हुआ था, उसी सेट का उसी सेट पे जिस प्रकार से हमने रिलेशन कैलकुलेट किया था, उसी प्रकार से एक सेट का दूसरे सेट पे भी रिलेशन डिफाइन किया जाता है। ओके, अगर बेटा हम इसको भी आपको एक एग्जांपल लेके समझाना चाहें, एक हमारा सेट हो गया है, इसके अंदर एलिमेंट है 1 2 3, बी हमारा सेट हो गया है, इसके अंदर एलिमेंट हो गए हैं 4 6 और 9। ये आर्बिट्रेरी एलिमेंट हैं, इनको आप अपने इच्छा से ले सकते हो। अब इसके बाद हम आपको बेटा ए क्रॉस बी अगर कहें निकालने के लिए, मीन्स ए और बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट, तो आप बड़े आसानी से निकाल लोगे। क्यों, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया है कि कार्टेशियन प्रोडक्ट किस प्रकार से निकाला जाता है। ओके, तो चलिए ए क्रॉस बी हम लोग निकाल लेते हैं। ए क्रॉस बी जब हम लोग निकालेंगे तो 1 का जो है 4 के साथ भी रिलेट कराएंगे, 1 को 6 के साथ भी लेंगे और 1 को 9 के साथ भी लेंगे। इसी तरीके से 2 को भी 4 के साथ लेंगे, 2 को भी 6 के साथ लेंगे, 2 को भी 9 के साथ लेंगे। इसी तरह हम लोग बेटा 3 को भी 4 के साथ रखेंगे, 3 को 6 के साथ भी लेंगे
और 3 को 9 के साथ लेंगे। जिस प्रकार से अभी हम लोगों ने कार्टेशियन प्रोडक्ट को समझा है, इसी प्रकार हम लोग इसको भी सॉल्व करेंगे। ए क्रॉस बी निकालिए तो 1 को 1 के साथ हमने लिया, 1 को 4 के साथ, 1 को 6 के साथ भी लीजिए, 1 को 9 के साथ लीजिए, 2 को 4 के साथ लीजिए, 2 को 6 के साथ भी लीजिए, 2 को 9 के साथ लीजिए। ओके, फिर 3 को 4 के साथ लीजिए, 3 को 6 के साथ लीजिए और 3 को 9 के साथ लीजिए। ये बेटा हमारा क्या मिल गया है, एक कार्टेशियन प्रोडक्ट मिल गया है ए का बी से। जब हमने निकाला, जब हमने ए का बी के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाला तो इतने एलिमेंट हैं। अगर हम आपसे ये पूछना चाहें कि ए क्रॉस बी में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होंगे, तो ए क्रॉस बी में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट 3 इंटू 3, 3 3 जा 9, आप काउंट करेंगे तो टोटल इसमें एलिमेंट 9 ही होंगे। ओके, इसके बाद बच्चों हम आपको एक रिलेशन डिफाइन करते हैं कि हम एक रिलेशन इस प्रकार से ले रहे हैं कि जो y है x स्क्वायर के बराबर हो। इसी पे हम आपको एक रिलेशन डिफाइन करते हैं। लेट r बी अ रिलेशन डिफाइन सच दैट, डिफाइन सच दैट, कैसा रिलेशन डिफाइन होगा बेटा, देखिए, डिफाइन सच दैट y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, जहां x और y किसकी वैल्यू होंगी, x और y जो होंगे r में ही होंगे। x और y कहाँ होंगे, r में होंगे, मतलब रिलेशन के अंदर ही होंगे। ओके, तो बेटा इसके अंतर्गत कौन कौन से एलिमेंट आ जाएंगे, देखिए r हमारा क्या क्या होगा, देखिए y जो है एक्स स्क्वायर के बराबर हो, ये आपका पहला एलिमेंट क्या कहलाएगा, ये पहला एलिमेंट x होगा और दूसरा एलिमेंट y होगा। तो y जो है क्या एक्स स्क्वायर के बराबर है, कहने का मतलब जो है 4 जो है 1 स्क्वायर के बराबर है, नहीं है, तो ये हमारे रिलेशन में नहीं आएगा। दूसरे को चेक कर लीजिए, y मतलब 6 जो है ये भी 1 स्क्वायर के बराबर नहीं होगा, इसको भी नहीं लेंगे, इसको भी नहीं लेंगे, क्योंकि जो 9 है 1 स्क्वायर के बराबर नहीं होगा। इसको चेक कर लीजिए 2 4 वाले को, हमारा x यहाँ पे 2 है, y 4 है, तो y मतलब 4 जो है क्या 2 स्क्वायर के बराबर है, यस है, इसको आप ले लेंगे। इसी तरीके से इसको भी नहीं लेंगे बेटा, 6 जो है 2 स्क्वायर के बराबर है, नहीं है, इसको भी नहीं लेंगे, इसको भी नहीं लेंगे, इसको भी नहीं लेंगे, इसको ले लेंगे। क्यों, क्योंकि हम अगर 3 9 को देखें इस कंडीशन के अंतर्गत, कौन सी कंडीशन आपको डिफाइन है रिलेशन में, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, यहाँ y क्या है 9, x क्या है 3, 3 का स्क्वायर करेंगे तो दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो हमारे रिलेशन में कौन कौन से एलिमेंट होंगे बेटा, हमारे रिलेशन में कौन कौन से एलिमेंट आ जाएंगे बताइए, हमारे रिलेशन में 2 4 वाला आ जाएगा और 3 9 वाला आ जाएगा। केवल हम लोग किन किन को ले रहे हैं, 2 4 और 3 9, क्यों ले रहे हैं इन्हीं को, क्योंकि ये जो हमारा रिलेशन गिवन है, जो हमारा रिलेशन डिफाइन है y स्क्वायर y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, इसको फुलफिल कर रहे हैं। ओके, या फिर दूसरे शब्दों में आप और इजी वे में समझ सकते हो, और अगर आपको हम अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास करें, आप और अच्छे से समझिए। ए के एलिमेंट क्या थे बेटा आपके 1 2 3, ये पूरे बेटा आपके x एलिमेंट है। जब आप x इक्वल टू 1 ले रहे हो और y इक्वल टू डिफाइन है एक्स स्क्वायर, इसी रिलेशन के अंतर्गत देखना है, तो 1, ओके, तो 1 1 भी तो होगा ना, 1 1 को भी तो लेंगे ही, अच्छा सॉरी 1 4 है, 1 4 है, इसलिए हम 1 1 को नहीं ले रहे हैं। ओके, 1 क्या है हमारा, ओके, इसको छोड़िए, आप वही समझिए, नहीं तो आपको काफी कंफ्यूजन क्रिएट होने लगेगा। आप वही समझिए कि हम कैसे रिलेशन यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे।
ज्यादा आपको बता देंगे डाउट ज्यादा क्रिएट होने लगेगा। इसलिए आपको जो मैंने पहला मेथड बताया कि रिलेशन के एलिमेंट आप कैसे चेक करोगे, तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर के अकॉर्डिंग आप कौन कौन से एलिमेंट लोगे, एलिमेंट ले लोगे 2 4 और 3 9। ओके, क्यों? क्योंकि y यहाँ 4 है और x यहाँ क्या है 2 है, तो 4 इक्वल टू 2 स्क्वायर के बराबर होगा इस कंडीशन के अंतर्गत, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर के अंतर्गत। तो R में कौन कौन से एलिमेंट केवल आ जाएंगे 2 4 और 3 9 वाले ही एलिमेंट आएंगे। बेटा इस R को भी अगर आप देखिए, ये क्या है, ये भी A क्रॉस B का सबसेट है। चेक करिए 2 4 3 9 A क्रॉस B से ही हमने निकाला है ना, तो ये भी बेटा क्या है A क्रॉस B का सबसेट ही हुआ। ओके, क्लियर? तो रिलेशन को हम क्या डिफाइन किए हैं बेटा कि रिलेशन इज द सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट, सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। ओके, ये आपको प्रॉपर समझ में आ गया होगा रिलेशन का कॉन्सेप्ट। अब बेटा हम मैथमेटिकली डिफिनीशन कुछ निकाल लेते हैं कि रिलेशन की आखिर मैथमेटिकली डिफिनीशन क्या होती है। तो नोट करिएगा मैथमेटिकली डिफिनीशन ऑफ रिलेशन। तो जब बेटा हम लोग मैथमेटिकली डिफिनीशन जनरली बात करेंगे तो रिलेशन फ्रॉम वन सेट ऑन अनदर सेट, ए और बी दो अलग अलग सेट लेके उसी पे हम लोग रिलेशन की बात करेंगे। तो बेटा अगर हमारे पास लेट ए एंड बी आर एनी टू सेट then a relation defined from, हम रिलेशन कहां से कहां डिफाइन कर रहे हैं, ए सेट से बी सेट पे डिफाइन कर रहे हैं। ए टू सेट बी या सेट ए टू सेट बी, ठीक है। और ये क्या होगा बेटा, जब हम ए सेट से बी सेट पे रिलेशन डिफाइन करेंगे तो ये हमें क्या मिलेगा, ये जो होगा इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। अभी मैंने आपको डिटेल स्टडी बताया है, डिटेल डिस्क्राइब करके बताया है क्यों रिलेशन ए क्रॉस बी का सबसेट होता है। तो मैंने क्या बताया, अगर आपके पास ए और बी कोई दो सेट हैं तो जो रिलेशन होता है हम ए सेट से बी सेट पे डिफाइन करने जाते हैं, तो रिलेशन जो है वो ए क्रॉस बी का सबसेट होता है। दैट इज आर जो होगा वो ए क्रॉस बी का सबसेट होगा। क्लियर होगा, समझ पाए होंगे आप इसको अच्छे तरीके से। ओके बेटा, कुछ चीजें आप नोट में भी नोट कर लीजिएगा। नोट में लिख लीजिएगा, नोट करके नोट में लिखिएगा बेटा। अगर बेटा कहीं आपको इस तरीके से मिलता है लिखा हुआ ए आर बी, इसको बच्चों क्या पढ़ते हैं, इसको पढ़ते हैं ए इज रिलेटेड विथ बी या फिर ए इज रिलेटेड टू बी। इसको क्या रीड करते हैं, ए इज रिलेटेड टू बी। या फिर बेटा आपको कभी कभार ऐसे भी मिल जाएगा ए बी बिलोंग्स टू आर, इसका मतलब भी है यही बेटा ए इज रिलेटेड टू बी। इसको भी यही पढ़ते हैं, इसको भी क्या रीड करते हैं, ए इज रिलेटेड टू बी। ओके, समझ में आ गया? ओके, इसके बाद बेटा कुछ हम आपको एग्जांपल देते हैं रिलेशन का, और जिससे आप इसको प्रॉपर तरीके से समझ पाओ।
है ना। चलिए एक हम और एग्जांपल बेटा आपको दे रहे हैं, जिससे आपका रिलेशन का कॉन्सेप्ट और क्लियर आपको हो सके। बच्चों मान लीजिए एक कोई सेट है और उसके अंदर एलिमेंट है बेटा 1 2 3 4 5 6, और हम ये मान लेते हैं कि आर कोई रिलेशन डिफाइन है ऑन ए सच दैट, रिलेशन किस प्रकार से डिफाइन है, आर इक्वल टू, आर का मतलब रिलेशन, रिलेशन में आप जानते हो ऑर्डर पेयर के रूप में एलिमेंट होते हैं, सच दैट ए माइनस बी इक्वल टू 2, ए में बी को सब्ट्रैक्ट करिए आपको 2 मिले। तो कैसे इसको देखेंगे बेटा, मैंने आपको यही बताया है कि अगर ए सेट है तो उसका खुद से ही कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालोगे। ओके, तो बेटा इसमें 6 एलिमेंट हैं, अगर हम निकालने चलेंगे 6 6 जा 36 एलिमेंट आपको ए क्रॉस ए में मिलेंगे। तो ये निकालना बड़ा ही कठिन है और बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग है। ओके, तो हम आपको कुछ ऐसे ट्रिक बताएंगे ए क्रॉस ए निकालने, अगर आप ए क्रॉस ए नहीं भी निकालेंगे तभी भी क्वेश्चन को कर लोगे। ओके, अगर निकालना चाहो तो निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं, और अधिक आपको समझ में आ जाएगा। ए क्रॉस ए 1 को 1, जब ए क्रॉस ए निकालेंगे बेटा तो मैं पूरे एलिमेंट आपको नहीं लिखूंगा, यहाँ पे आपको एक मैं समझा दूंगा 1 2 3 4 5 6, 1 का 1 के साथ लेंगे, 1 को 2 के साथ, 1 का 6 तक लेंगे। तो मैं बेटा इसको इस तरीके से कुछ लिखे देता हूँ 1 1 डैश डैश लास्ट वाला 1 6, 2 को लेंगे इसी तरह लिखे देता हूँ 2 1 डैश डैश 2 6, इसी तरह डैश डैश मैं किए देता हूँ, फिर लास्ट वाले को ले लेता हूँ 6 1 डैश डैश 6 6। ये बेटा आपका ए क्रॉस ए मिलेगा। अब रिलेशन में कौन कौन से एलिमेंट आएंगे बताइए तो। रिलेशन में आपको ऐसे एलिमेंट लेना है बेटा कि पहले एलिमेंट में दूसरे को घटा दो तो 2 मिल जाए। तो देखिए 1 2 को घटाओ, 1 1 को घटाओगे 0 मिल जाएगा, 1 2 को घटाओगे निगेटिव मिलेगा, 1 को 3 से घटाओगे तो 1 को किसी के साथ अगर आप लेते हो तो आपको निगेटिव वैल्यू देगा, जो कि आपको नहीं रखना है। 2 को 1 के साथ आइए, 2 का आप देखिए 2 को 1 के साथ लीजिए तो 2 माइनस 1 आपको 1 ही देगा, 2 को 2 के साथ लेंगे 0 आएगा, 2 को 3 के साथ लेंगे या फिर 2 को आगे की वैल्यू के साथ रखेंगे तो निगेटिव देगा। अब 3 पे आइए, 3 को 1 के साथ लेंगे तो हाँ यस 3 को 1 के साथ लेंगे, ये आपके अंदर रिलेशन के अंदर एलिमेंट आएगा। क्यों? क्योंकि 3 माइनस 1 इक्वल टू 2, ये आपको मिल गया, यही चाहिए था आपको। 3 2 नहीं लेंगे, 3 3 इसको भी नहीं लेंगे, 3 4 ये आगे निगेटिव आने लेंगे। 4 वाले को देखिए 4 1 नहीं लेंगे क्योंकि 4 माइनस 1 3 आएगा, 4 2 लेंगे क्योंकि 4 माइनस 2 पहले एलिमेंट में दूसरे को घटाओगे 2 मिलेगा। 4 3 4 4 4 इसमें फिर कोई नहीं मिलेगा। 5 वालों में देखिए बेटा 5 1 नहीं लेंगे क्योंकि 5 माइनस 1 4, 5 2 भी नहीं लेंगे, 5 3 लेंगे क्यों? क्योंकि 5 में 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2 मिलेगा। 5 4 भी नहीं लेंगे, ना 5 5 लेंगे, ना 5 6 लेंगे। 6 पे आइए, 6 1 को नहीं लेंगे। क्यों? क्योंकि 6 को अगर हम 6 1 को ले लेते हैं तो क्या इनका डिफरेंस आपको 5 देगा? नहीं देगा। आपको उन्हीं ऑर्डर्ड पेयर को लेना है जिनका अगर हम आपस में डिफरेंस निकाल लें तो आपको 2 मिल जाए। फिर से सुनिएगा, आपको ए क्रॉस ए में से उन्हीं एलिमेंट को लेके लेना है इस रिलेशन के अंतर्गत कि जिसमें पहले वाले एलिमेंट को दूसरे से घटा दें तो आपको 2 दे दे। तो 6 वाला कौन सा देगा? 6 4 भर देगा। तो इसके अंदर क्या कौन कौन से एलिमेंट आ गए? 3 1 4 2 5 3 6 4। तो यहाँ भी हमको क्या मिल रहा है बेटा? हम देख रहे हैं कि R जो है ए क्रॉस ए का सबसेट हुआ। तो यहाँ से भी हमारी डिफिनीशन क्लियर होती है कि जो रिलेशन होता है वो कार्टेशियन प्रोडक्ट का
सबसेट होता है। तो आपको रिलेशन क्लियर हो गया होगा। ओके, अगर अब बात बेटा ये आती है कि अगर ए सेट में m एलिमेंट हैं और बी सेट में n एलिमेंट हैं, तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशन कितने ड्रा किए जा सकते हैं। जिस तरीके से बेटा सेट थ्योरी में हमने बताया था आपको कि टोटल नंबर ऑफ सबसेट किसी भी सेट के कितने बनाए जा सकते हैं। अगर बेटा आप रिमेंबर करो तो मैंने आपको 11th में पढ़ाया था कि अगर ए सेट है, इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट 10 है, तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट कितने हुआ करते थे, कितने हम लोगों ने सबसेट बनाया था, 2 की पावर n सबसेट बनाया था। ओके, तो बेटा आज हमने क्या बताया कि अगर एक क्रॉस बी है, इसमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट हमने देखा कि mn एलिमेंट है। कितने एलिमेंट हैं, mn एलिमेंट है। तो अब ए क्रॉस बी में हमें यह बताना है कि टोटल नंबर ऑफ रिलेशन कितने ड्रा किए जा सकते हैं। तो नोट करके लिख लीजिएगा कि अगर बेटा ए सेट है, और ये सेट कैसे होने चाहिए, फाइनाइट की बात कर रहा हूं, इनफाइनाइट की बात नहीं हो रही है यहां। इफ ए एंड बी आर फाइनाइट सेट containing m and n element respectively, तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशन कितने बनाए जाएंगे एक सेट से बी सेट पे। टोटल नंबर ऑफ रिलेशन बेटा ए सेट से बी सेट पे कितने ड्रा किए जा सकते हैं। टोटल नंबर ऑफ रिलेशन ड्रॉन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी कितने ड्रा किए जाएंगे, ये ड्रा किए जाएंगे 2 की पावर mn। जिस प्रकार से प्रूफ हमने सेट में बताया था, आपको परमुटेशन कॉम्बिनेशन वगैरह बताया था ना प्रूफ करके, इसी प्रकार का प्रूफ आपका इसमें भी है। तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, आपको केवल इतना ध्यान रखना है, अगर ए सेट में m एलिमेंट हैं, बी सेट में n एलिमेंट हैं, तो ए क्रॉस बी में mn एलिमेंट होंगे। इसलिए अगर ए क्रॉस बी में हम रिलेशन डिफाइन करना चाहते हैं, या ए सेट से बी सेट पे हम रिलेशन डिफाइन करना चाहते हैं, तो टोटल नंबर ऑफ जो रिलेशन बनते हैं वो 2 की पावर mn बनते हैं। क्लियर। अब बेटा ये बात आती है कि किसी भी सेट का डोमेन, कोडोमेन और रेंज क्या होता है। तो बच्चों इस टॉपिक को हम लोग अगले क्लास में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू।